हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ डायरेक्टर, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। जैसा कि हमने पिछला वीडियो देखा था 164 वाला, जिसमें था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब अपॉइंटमेंट होने से पहले डिस्क्वालिफिकेशन होता है और अपॉइंटमेंट होने के बाद में वैकेशन होता है। फिर हमने उसमें डिटेल में समझा था सिर्फ अपॉइंटमेंट, आप पहली बार डायरेक्टर बन रहे हो वो वाली बात नहीं चल रही है, आप किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर बनने जा रहे हो तब आएगा। ओके, ये सब हमने सिंपली देखा था। आज के लेक्चर में अभी बिना किसी देरी किए 167 शुरू करते हैं। एंड लास्ट चीज, आई होप कि आपने 164 देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लेना, तभी ये वाला वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझेगा। मैंने वैकेशन भी बता दिया, 164 का भी बता दिया। लेट्स बिगिन। टाइटल एक बार मेरे साथ पढ़ लेना, सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं होता है, बोलो। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, याद रहेगा सेक्शन बोलने से। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन केस, कौन से केसेस ऐसे होंगे जहां पे डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो देखना, फर्स्ट केस हमारा क्या कहता है, ही इनकर्स, क्या ही इनकर्स यानी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164। हमने बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस देखी थी, ये ऐसा केस हुआ अगर उसको इतने इतने महीने की सज़ा हो गई, या फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे केसेस देखे थे कि ऐसा हुआ था तो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ओके, सिंपल, वहाँ जो लिस्ट दी है वो वाली। प्रोवाइडेड दैट वेर ही इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164 सबसेक्शन 2, office shall become vacant in all companies other than the company in which he is in default। देखो, हमने 164(2) में क्या बोला था कि दो केसेस है, एनुअल रिटर्न फर्निश, एनुअल रिटर्न, या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पिछले 3 साल से फर्निश नहीं किया, या फिर आपने अपने सिक्योरिटी होल्डर के टूवर्ड्स कोई भी पेमेंट करना बाकी है 1 साल से, वो नहीं किया है आपने, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर कंपनी ने वो काम नहीं किया है तो डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा गया था क्लियरली। बोला था कि नहीं? हाँ सर, बोला था। तो अब उस केस में ऐसा वहां पे भी बोला था ना, आप जो करंट कंपनी है उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब जिसने डिफॉल्ट किया है, और दूसरी कंपनीज में आप अपॉइंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं सिंपल भाषा में, कि आपकी जो करंट कंपनी है उसमें आपका ऑफिस रहेगा, वहां से वेकेट नहीं करोगे, लेकिन जो आपकी अदर कंपनीज है जहां पे आपने डिफॉल्ट, आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया, सारी डायरेक्टरशिप छूट जाएगी। सर इसमें हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि एक बंदा अलग अलग कंपनीज में भी हो सकता है क्या, डायरेक्टर वगैरह वगैरह। अगर ये डाउट आपके दिमाग में है तो प्लीज सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, इसका भी वीडियो मैंने LODR के साथ कंपैरिजन करके आपके लिए डाला था, तो जरूर देख लेना और अच्छे से समझेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ड्यूरिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ओके, आगे पढ़ने से पहले इतना देखो, पिछले 12 महीने में बोर्ड मीटिंग्स हुई थी। आपको पता है बोर्ड मीटिंग से आती है, बोर्ड आता है, बैठता है, एजेंडा वगैरह डिस्कस करता है, चीज़ों को फाइनलाइज करता है, वो सारी चीज़ें डिसीजन लेने के लिए। तो अब बोर्ड मीटिंग हो रही है, अब डायरेक्टर पिछले 12 महीने से एक भी मीटिंग में नहीं आया। क्या आपको लग रहा है ये डायरेक्टर को उस कंपनी की परवाह है? अरे घंटा परवाह नहीं, कैसे भाई साहब? अरे वो अगर कंपनी में काम ही नहीं करने आया, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, अरे वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एक मीटिंग अटेंड करना बनता है ना। कंपनी में क्या चल रहा है आपको तभी पता चलेगा अगर आप मीटिंग वगैरह अटेंड करोगे, है कि नहीं? आप आए ही नहीं। आगे लाइन देखो, ही विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब कभी कभी बोल सकते हैं ना, अरे यार मेरा पेट दर्द कर रहा था, अरे मुझे इंडिया के बाहर भी एक कंपनी की मीटिंग है तो क्लैश हो जाएगा, अरे मुझे ये काम था तो मैं आ नहीं पाऊंगा, अरे मैं किसी के फ्यूनरल में जा रहा हूँ, ऐसे रीजंस हो सकते हैं ना कि बोर्ड मीटिंग के डे किसी पे मेरे दोस्त का फ्यूनरल है, मतलब अब आप तुम्हारी बोर्ड मीटिंग के लिए ऐसी चीज़ छोड़ दूँ क्या मैं? एक बार, 2 बार, 3 बार हो सकता है, पिछले 12 महीने में एक भी बार नहीं, तो भैया आपको आपका ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, मतलब निकलो, अभी के अभी निकलो बाहर, आप एज अ डायरेक्टर सीज हो जाओगे। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ही एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच ही और शी इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड। सुनो, 184 में कुछ कुछ प्रोविजंस दिए हैं। 184 सेक्शन क्या बोलता है, आप अगर डायरेक्टर हो, आपका किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट?
मेरा भाई जो है उसके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब इंटरेस्ट है रिलेटेड पार्टी की वजह से, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं कि मैं जहाँ पे फर्म, एक मेरी फर्म में भी मैं काम करता हूँ, उसी फर्म को मैंने कंपनी को ना चिपका दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इंटरेस्ट है। तो अगर आपने उस सेक्शन को कॉन्ट्रावीन किया, उस सेक्शन के जो प्रोविजंस उसको कॉन्ट्रावीन किया, तो आप भाई साहब ऑफिस छोड़ दो, ऑफिस छोड़ दो, सिंपल। ओके, इसके लिए भी एक बाद में वीडियो जरूर आएगा 184 वाला, आप वो फिर से देखोगे और सिर्फ ये रीड करोगे, सिर्फ ये रीड करोगे, वो वीडियो देख के और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी भी समझेगा, डोंट वरी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें, बट ध्यान देना। फिर क्लॉज डी क्या बोल रहा है, सुनो, हमारा सबसेक्शन 1 चल रहा है, क्लॉज डी, he fails to disclose his interest in any contract or arrangement in which he is directly or indirectly interested in contravention of provision of section 184। और किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो he और she लिखा क्यों नहीं है? अब हर बार अगर लॉ में ही शी मैं भाई क्या बोल रहा हूँ, लिखेंगे तो कैसा ये हो जाएगा ना प्रॉब्लम पढ़ने में भी, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ही लिखा है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि लड़की डायरेक्टर नहीं है, कितनी सारी वुमेन डायरेक्टर भी है। आई थिंक मैंने एक बार पढ़ा था कि 20% ऑफ ओवरऑल डायरेक्टर्स वुमेन है आजकल, और लिस्टेड कंपनी का तो मालूम है वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है। ओके, अगर उसने पहला क्या था, सी और डी में डिफरेंस याद रखना, सुनो, हम पढ़ रहे हैं 167 सब सेक्शन 1, इसका क्लॉज सी, इसका क्लॉज डी, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले ये बोलता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184, ये बोल रहा है कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, सेक्शन को ही कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, मतलब अदर देन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट आप ये सेक्शन को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। और डी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 184, ये आपने नहीं किया है, आपने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया है। ओके, बहुत से बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि सी और डी में एक ही तो पॉइंट दिया है, नहीं दोस्त, एक ही पॉइंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड मेरे दोस्त। ई में क्या लिखा है देखो, ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल और कोर्ट, ये सेम है जो हमने 164 में पढ़ा था, यहाँ पे उन्होंने रिपीट दिया है, किस अलग सर्कमस्टांस के हिसाब से दिया होगा, बट डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपका कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से हो चुका है तो आप भाई साहब निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो। ही इज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ फॉर एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, शायद मॉरल टर्पिट्यूड हो या ना हो, डजेंट मैटर, एंड सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ टू इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब आपने कोई ऑफेंस किया, वो बिरजू वाला एग्जाम्पल 164 देखा होता याद है, ऑफेंस किया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, ऑफेंस करने के बाद में आपको सेंटेंस कर दिया गया, सेंटेंस लगा दिया आप पे, मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, कितना भाई साहब, 6 महीने कम से कम, 6 महीने से कम है तो डोंट वरी, अरे आपका 6 महीने से कम में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है तो काय का वैकेशन करवाएंगे, 6 महीने से कम की सजा मिली ना, जेल में जाके आओ, थोड़ी सी हवा खा के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 महीने से एक भी दिन ज़्यादा हुआ मेरे दोस्त, मतलब अरे 6 महीने डॉट 6 महीने भी हुआ तो निकलो भाई साहब। ओके, सिंपल। अब आगे देखना, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान देना है पे, प्रोवाइडेड दैट ऑफिस shall not be vacated by director in case order referred to clause E and F। तो मैं यहाँ पे अभी क्लैरिफाई करता हूँ आपको, सुनो, आपको ये दो पॉइंट ऐसा है ना कि अरे ये सॉरी मेरी गलती, ये नहीं, ये दो पॉइंट आपको लग रहा होगा रिपीट हुए, देयर वाज अ पर्पस, क्योंकि उनको नीचे का जो प्रोविजो है वो देना था, इसलिए उन्होंने ई और एफ रिपीट किया, वो सेम हमने 164 में पढ़े थे, तो देयर इज अ पर्पस हियर। ओके, ध्यान देना, मैंने अभी बोला था ना किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये देख लेना अभी। अब अगर ई और एफ ये वाले पॉइंट के हिसाब से अगर आपका वैकेशन हुआ है तो ऑफिस आपको वैकेट नहीं करना है। सुनो, पहली बात, फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब ई और एफ में जो भी ऑर्डर आएगा, ई और एफ में जो भी ऑर्डर आएगा, डेट ऑफ कन्विक्शन मतलब आपका जो ऑर्डर आया कन्विक्शन का वही, और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया उस दिन से
ओके 30 दिन आपको ऑफिस में छोड़ना है। बाकी केसेस में कैसा है, आप जिस दिन वो जो भी आपको क्राइटेरिया दिया उसमें गिर जाते हो, अब भी बाहर निकलो, आपका ऑफिस खत्म। बट इस केस में 30 दिन तक आप अपने ऑफिस में रह सकते हो। क्यों भाई साहब, ऐसा 30 दिन का क्यों काम है हमारा, तो ध्यान देना अगले पॉइंट में। Where appeal and petition is preferred within 30 days as aforesaid against the conviction। ओके आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे नीचे की लाइन देख के एक समझ आ रहा होगा कि हमको 30 दिन क्यों दिए जा रहे हैं ऑफिस ना छोड़ने के लिए, कि आप ऑफिस में अभी रहो, 30 दिन के बाद ही छोड़ना है। क्यों 30 दिन का टाइम है अगर आपको अपील पिटिशन वगैरह करना होगा तो। ओके within 30 days against the conviction resulting in sentence or order। just a second friends, अगर आया है वैसा ऑर्डर तो समझे, ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर आप पिटीशन या अपील कर सकते हो until expiry of 7 days from the date of appeal or petition disposal is disposed of। ओके फिर ये क्या बोल रहे हैं, चलो हमने मान लिया अपील कर दी, हमने अपील या पिटीशन कर दिए। अब सुनना वो क्या बोल रहे हैं, अपील पिटिशन हो गया, कोर्ट अभी वो केस लड़ रहा है, मतलब कि कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, और एक दिन आ गया कोर्ट ने बोला ऑर्डर और फाइनल जो भी उसका जजमेंट होगी वो दे दिया, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, डिस्पोज कर दिया है केस। और सुनो, केस डिस्पोज होने के और 7 दिनों के बाद 2 केसेस होते, सुनो, एक तो या कोर्ट केस ले लेगा या फिर कोर्ट बोलेगा आपका केस वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं बोला है तो उसके और 7 दिन के बाद आप अपील कर सकते हो। वैलिड बोला है, पूरा केस लड़ा है या फिर आपके खिलाफ चला गया, उसके और 7 दिन के बाद कर सकते हो। समझे, सिंपल सा, और डायग्राम भी बनाएंगे। 7 डेज का टाइम मिलेगा आपको। और ओके क्यों मिल रहा है 7 डेज का टाइम, फर्दर अपील और पिटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर और सेंटेंस विद इन 7 डेज अंटिल फर्दर अपील इज डिस्पोज ऑफ, मतलब फाइनल डिस्पोज होने तक चलता रहेगा। नाउ अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोविजो फॉर ई एंड एफ का प्रोविजो क्या बोल रहा है, ये हम मान लेते हैं मिस्टर एम, ये है कौन है, मिस्टर एम, ये किसी कंपनी के डायरेक्टर है। इनके खिलाफ क्या आया है, ई और एफ का डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन ऑफ ऑफिस के ये क्राइटेरिया में गिर गए, ऑर्डर ऑफ ये आ चुका है सारा। अब इसने विद इन 30 डेज अपील या पिटिशन करनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑर्डर। एक काम करते हैं आपके लिए, एक डायग्राम को बेटर बनाने के लिए इसको यहाँ पे डाल देते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ, और ऑर्डर ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऐसे लिखते हैं। ओके विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हो, नॉट लीव ऑफिस, ये क्या लिख दिया मैंने, नॉट वेकेट ऑफिस, आप समझ जाओगे बाकी का कैसे। ये कहाँ पे गए आपने, कोर्ट में गए मान लो, कोर्ट ट्राइब्यूनल वॉट एवर द केस में भी समझने के लिए ध्यान दो। ओके अब इसका आ चुका है ऑर्डर, डिस्पोजल केस का यानी ऑर्डर आ चुका है विद इन 7 डेज। यहाँ पे फ्रॉम ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख रहा है वहाँ पे अपील, या फिर इसको भी ये कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे पीछे भी लिखा है अपील या पिटिशन, कौन सी फर्दर वाली यहाँ पे समझ रहा है, कोर्ट, और फिर ऑर्डर। शैल लीव हिज, वैकेट लिखते हैं, थोड़े प्रोफेशनल वर्ड्स मारते हैं यहाँ पे, वैकेट हिज ऑफिस नाउ। आई थिंक यहाँ तक आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा। पहले 30 दिन नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके पास अपील और पिटिशन है, आपने अपील पिटिशन नहीं की, छोड़ दो अभी ऑफिस, आपने कर दिया है, आपको पूरा केस खत्म होने के बाद ऑर्डर आ चुका है, मान लो ऑर्डर आने के 7 दिन का और टाइम है, 7 दिन तक आप बैठे रह सकते हो। अगर आपने अपील वगैरह नहीं की है तो आप चले जाओ,
कर लिए तो रुको, ऑर्डर आ गया फाइनल एक और अगले हायर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आप नहीं करना है हमको, हम फाइनली हम बोल रहे हैं नहीं अब नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। ओके, वहाँ पे NCLT NCLAT भी लिख सकते हो आप कोर्ट की जगह पे, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन मैंने बता दिया, याद रखना वहाँ पे NCLT NCLAT भी लिख सकते हैं। सुनो, ही इज रिमूव्ड, ये क्या हो गया, ही इज रिमूव्ड इन परसोन्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, ये है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वाला सेक्शन। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का एक सेक्शन है जो आगे है, आई थिंक मेरे हिसाब से 169 पे है, कि 168 इज अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आई थिंक, तो रिमूवल 169 होगा, तो वहाँ पे जो दिया है वो प्रोविजन, उसका भी वीडियो जल्द आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। और फिर आगे देखो, he having been appointed as director by virtue of holding any office or employment in holding subsidiary associate company ceases to hold such office or other employment in that company। अब यहाँ पे सुनना, आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट जरूर समझा होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ये फिर से कौन है, मिस्टर एम है, ये है रिलायंस, RIL लिख देते नहीं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी मेरे दोस्त, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, इसको चाहिए कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डायरेक्टर बन जाए, बट क्या हुआ सुनो, ये डायरेक्टर इसने पहला क्या हो गया, उसको वो बोले कि अगर आप जियो, हमारी जो जियो की कंपनी है, रिलायंस जियो नाम लिख देते वहाँ पे, अब जियो इन्फोकॉम वगैरह वो मालूम है, रिलायंस जियो ये हमारी एक कंपनी है रिलायंस जियो। अब सुनो, ये अभी क्या हुआ, डायरेक्टर है रिलायंस जियो का, ये कौन है, सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अब मिस्टर एम बिकॉज वो डायरेक्टर है रिलायंस जियो में, उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसको हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बनाया। या फिर डायरेक्टर के अलावा कोई भी ऑफिस, मान लो आप वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी हो, मान लो आप वहाँ के CEO हो, एनी ऑफिस, चलो होल्ड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, होल्ड्स एनी ऑफिस, आप कुछ भी लिख सकते हो, होल्ड्स एनी ऑफिस। अगर यहाँ पे कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहा है ऑलरेडी, मैं अगर रिलायंस जियो का CEO, उसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरे को क्या मिला है, ऑफिस मिला है एज ए डायरेक्टर, बट क्या हो गया, रिलायंस जियो वालों ने मुझे हकाल दिया, भागो तुम सही से काम नहीं करते, तो बिकॉज मुझे जियो के वजह से काम मिला था इंडस्ट्रीज में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, अब जियो से निकाल दिया तो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से अपने आप निकाल दिया जाएगा, वाई, बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। ओके, अब सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे मैं एक आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि डायरेक्टर्स ऐसा क्यों करेंगे। सुनो मेरी एक बात ध्यान देना, मिस्टर एम को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किसने किया था, सर डायरेक्ट, ध्यान लगाओ 152 वाले वीडियो में मैंने क्या कहा था, शेयर होल्डर्स AGM में अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को, तो मुझे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था, डायरेक्टर ने तो बस रेकमेंड किया था। ओके, मुझे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, अब मैं रिलायंस जियो में कोई ऑफिस होल्ड करता हूँ, उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को लगा कि मैं अच्छा काम करूंगा और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, अब उनके लिए मैं वहां पे था, मुझे अब हकाल दिया रिलायंस जियो वालों ने, तो मैं अपने आप ये ऑफिस छोड़ दूंगा, बट ऐसा है क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्री में वापस डायरेक्टर नहीं बन सकता, वापस अगर AGM में मिस्टर एम यानी मुझे डायरेक्टरशिप पे रखा जाए कि ये देखो इसको अपॉइंट करना चाहते, रिलायंस जियो ने भले उसको निकाल दिया लेकिन ये बंदा अच्छा है, इसको रखे, AGM रख के कर सकते, अपॉइंट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक क्लैरिफिकेशन था, किसी को कंफ्यूजन होगा तो। और देखो हमारा जो मेन पार्ट था इसका वो खत्म हो चुका है, अब छोटी मोटी चीजें ध्यान देना। इफ अ पर्सन, सबसेक्शन 2 है, ध्यान देना, इफ अ पर्सन फंक्शंस, just a second, okay, if a person functions as director even when he knows that office of director held by him has become vacant on account of any disqualification specified in subsection 1। सुनो, अगर एक डायरेक्टर को पता है, अब डिस्क्वालिफिकेशन अगर वैकेशन आपका हो चुका है कोई तो भी काम की वजह से, आपको पता है आपका ऑफिस वैकेंट हो चुका है, आपने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन ही बोल लो, इन चीज़ों को क्या ही बोल सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपको रिमूव कर दिया एज अ डायरेक्टर, यही ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, या फिर आपको पता है आपको आपका ऑफिस छोड़ना पड़ेगा
क्योंकि आपका दूसरी कंपनी में जो ऑफिस था, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट में, वो छूट चुका है, आपका ऑफिस छूट चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने कल्टी ले लेनी चाहिए 30 दिन के बाद में, या फिर 30 दिन से पहले भी ले सकते हो? हाँ कि नहीं? अगर आपने उसके बाद भी बात नहीं मानी, आप अपना ऑफिस छोड़ ही नहीं रहे हो, तो सुनो, he shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh but extend to 5 lakh। मतलब अगर आपने आपका ऑफिस नहीं छोड़ा, आप बोलोगे ना हाँ यहाँ पे लिखा है तो हम क्या छोड़ देंगे क्या? हाँ, वो बोल रहे अगर आपने आपका ऑफिस नहीं छोड़ा तो आपसे 1 लाख रुपए से 5 लाख का फाइन आप पे लग जाएगा। Where all the directors of a company vacate their office under any disqualification specified। सुनो, जहाँ अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई केस आ जाए और सारे के सारे डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़े। मान लो कंपनी में 2 या 3 ही डायरेक्टर है, कंपनी में 2 या 3 ही डायरेक्टर है, तीनों डिस्क्वालीफाई हो जाए, तीनों पे ये प्रोविजन लग जाए 167 के और सारे छूट जाए, तो भाई साहब गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? सर जरूर गड़बड़ है। 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? सुनो, प्रमोटर, अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint the required number of director who shall hold office till the directors are appointed by company in general meeting। तो ऐसा होता है ना कि हम टेम्पररी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं 161 में, वैसी ही टेम्पररी पावर, बट एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अगर आपके सारे डायरेक्टर चले जाए, तो ऐसे केस में आपका जो कंपनी का प्रमोटर है उसके पास वो पावर होगी कि वो एजीएम होने तक, अपनी जनरल मीटिंग होने तक, वो क्या करेगा, डायरेक्टर्स इन बंदों को अपॉइंट करेगा, वो वापस से वहाँ पे अप्रूवल, शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए रखे जाएंगे। मान लो कंपनी का प्रमोटर नहीं, सर ऐसा होता है, जरूर होता है, कंपनी के प्रमोटर नहीं होते कुछ भी, ओके। अगर नहीं है, ऐसी कंपनीज को प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज भी बोला जाता है। तो अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सिंपल। और फाइनली सेम पॉइंट जो हमने 164 में पढ़ा था, कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड एनी अदर ग्राउंड फॉर वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन एडिशन टू दोस सबसेक्शन 1 में दिए। सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स दिए ना अपने को, जी तक, देखो जी एच तक ग्राउंड दिए, सॉरी एच तक जितने ग्राउंड दिए, उसके अलावा भी चलता है। प्राइवेट कंपनी के पास पावर है कि दे सकती है, पब्लिक कंपनी साइलेंट है तो मान लेंगे कि नो, नहीं दे सकते। अब चलो इस पे ध्यान देते हैं अपन, ओके। अपने हैंड रिटन नोट्स, यस सर, एकदम मस्त, ये चाहिए हमको। आपको ये इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना, आपके लिए नोट्स सब रेडी हैं, ओके। अब केसेस ऑफ वैकेंसी, केसेस ऑफ वैकेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे? अरे कौन से केसेस में वैकेंट हो जाते हो? यहाँ पे एक जगह पे मैंने गड़बड़ की है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 सब्जेक्ट टू 164 टू डिफॉल्टिंग कंपनी वाला। क्या था वो याद आ चुका होगा आपको, डिफॉल्टिंग कंपनी में रहोगे, अगर 164 टू में किया है, बाकी की कंपनी छोड़नी पड़ेगी, याद आ गया आपको। एब्सेंट फ्रॉम बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग पिछले 12 महीनों में, कॉन्ट्रावीन की आपने सेक्शन 184, फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट एज पर 184, सिंपल है। अब डिस्क्वालिफिकेशन बाय ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल और कोर्ट, और कन्विक्टेड हो चुके हो आप बाय ट्राइब्यूनल और कोर्ट, और सेंटेंस आपको कितना दिया है इम्प्रिजनमेंट का, 6 मंथ्स और मोर। ये एकदम शॉर्ट इसलिए नोट्स होते हैं, ये आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए हेल्प नहीं करते, आपको क्या लिखना है इसके लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि ये कंटेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं होता है, मतलब समझ पा रहे हो, आपको इतना सारा याद करना है, इससे अच्छा उसको ऐसे फॉर्मेट में रखो कि याद जल्दी हो कंटेंट, और जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो बाद में कर ही सकते हो, ओके। इसका प्रोविजो मैंने ग्रीन में लिखा है, ध्यान देना। ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड, ओके। कब नहीं करना अपने ऑफिस वैकेट? पहले 30 दिन ऑर्डर आने के, पिटीशन अपील मेड हो चुकी है तो उसकी डिस्पोजल के 7 दिनों तक, उसके डिस्पोजल होने के 7 दिनों तक और रुकना पड़ेगा। उसके अलावा अगर और फर्दर अपील वगैरह की तो अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम डिस्पोजल, ओके। कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा है ना? यस, ओके। ओ यहाँ पे हमारी गलती हुई थी, आई एम सॉरी, आफ्टर 7 डेज, यस, आफ्टर 7 डेज। यहाँ पे अगर मेरे से छोटी सी गलती हुई थी लिखने में, आई एम सॉरी, बट वी हैव मेड इट, ओके। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हो चुका है, जी वाला पॉइंट। सीजेस टू होल्ड ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ ही वाज अपॉइंटेड, ऑफिस में एक पॉइंट मेरा हाँ यहाँ पे रह गया था,
इन अपन क्या लिखते हैं इसको, ऐश लिख देना, या फिर आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐश यानी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। ओके, याद रखना, सिंपल सा पॉइंट था। अब आप बचे ही क्या, अगर आप जानबूझ के डायरेक्टर होल्ड्स ऑफिस इवन आफ्टर वैकेशन, मतलब वैकेशन होने के बाद आप जानबूझ के अगर अभी भी रह रहे हो तो आप पे फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख तक का। इफ द ऑफिस ऑफ ऑल डायरेक्टर वैकेटेड है, ऑफिस सारे डायरेक्टर का वैकेट कर चुके हो आप, ओके, हो चुका है, तो प्रमोटर नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर टिल अपॉइंटमेंट इन एजीएम। एपीपीटी मतलब अपॉइंटमेंट, शॉर्ट में लिखा है मैंने। प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से और ग्राउंड्स डाल सकती है। कितना इजी है, एक पेज में सब कुछ आ गया। सर ऊपर वाला भी तो एक पेज में था बेटा, हैंड राइटिंग में लिख के देखो, दिस इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट। भाई साहब सुनो, तो क्या करना है, ये चार्ट आपने खुद से भी लिखना है, प्रिंट आउट तो आपके पास एक बिट खुद से लिखोगे, आपके हिसाब से इसमें नेसेसरी चेंजेस करोगे तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपके दिमाग में 167 ये वाले सेक्शन की बहुत अच्छे से क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको कोई सजेशंस है वो बताने, आप वो भी बता सकते हो, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो।